सीरीज की शुरुआत नॉर्थ अफ्रीका के शहर से होती है, जहाँ पर एक कोरियन शूटर मास्क पहने अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। जब वो लड़की सामने आती है तो उसे देख के शूटर हैरान रह जाता है। उसका बॉस गोली चलाने का हुक्म करता है, जिसके बाद हम बस गोली की आवाज सुनते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कहानी अब 13 साल पीछे जाती है, जहाँ 4 बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है और उनमें उसका भतीजा हून भी है, जिसके पिता की मौत के बाद चा उसकी परवरिश करता है। सीन्स एक मीटिंग पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ अलग कंपनीज अपने फाइटर जहाज के बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री को बता रहे होते हैं। जैसिका, जो कंपनी जॉन एंड मार्क की डायरेक्टर है, उसे पूरा यकीन था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट डायनामिक कंपनी को मिल जाता है। सीन्स अफ्रीका में हायरी नामी लड़की पे शिफ्ट होते हैं, जो कोरियन एम्बेसी में एक छोटी सी नौकरी कर रही है। पर मीटिंग खत्म होने के बाद रिवील होता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि जासूस है, जो किसी खास मिशन के लिए सबूत इकट्ठे करने यहाँ आई है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। सीन्स वापस जेसिका पे शिफ्ट होते हैं, जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो इस सबका इल्जाम अपने कोवर्कर माइकल पे डालते हुए उसे डायनामिक कंपनी का नाम खराब करने को कहती है, मगर माइकल के जेसिका के खूनी खेल का हिस्सा न बनने पर जेसिका कुछ लोगों को माइकल को मारने भेज देती है, जिनसे बचते हुए माइकल एक ऑफिसर को कॉल करके डायनामिक कंपनी के मोरक्को जाने वाली जहाज की क्रैश होने की खबर देता है। पर इस राज को दुनिया के सामने लाने के लिए न माइकल जिंदा बच पाता है और न ही वो ऑफिसर। चाहून के न चाहते हुए भी जिद करके उसे मोरक्को मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन पे जाने के लिए जहाज पे सवार करता वहाँ से निकल जाता है। जहाज में हून की चाह के लिए वीडियोस बनाते हुए एक आदमी से टक्कर होती है, जिसके मुंह पर कट का निशान था। हून को वो शख्स अजीब लगता है, मगर वो उस बात को नजरअंदाज कर देता है। रात को वो ही आदमी जहाज के मेन इंजन में कुछ मसला कर देता है, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और जहाज में मौजूद लोगों की दर्दनाक मौत होती है। ये न्यूज देखकर चा पूरी तरह टूट जाता है। फिर रात जब वो हून की वीडियोस देखता उसे याद कर रहा होता है, तो उसे वही कट फेस वाला शख्स नजर आता है। हादसे में मरने वालों की डेड बॉडीज न मिलने पर उनके परिवार को फ्यूनरल के लिए मोरक्को उसी जगह बुला लिया जाता है, जहाँ हायरी ही सब लोगों को डील कर रही होती है। वहाँ एयरपोर्ट पे वॉशरूम में चा की नजर उसी आदमी पे पड़ती है, जिसने जहाज का इंजन खराब किया था। चा उसे जिंदा देख के हैरान हुए उसके पीछे भागने लगता है। वो आदमी चा को कोई एजेंट समझ के उससे लड़ने लगता है। यहाँ दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, पर आखिर में वो आदमी चा को चकमा दिए वहाँ से निकलता है, जिस पर चा फौरन बाकी लोगों के पास पहुँचता है और सारे वाक़े के बारे में बताते हुए प्लेन क्रैश को टेररिस्ट अटैक कहता है, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसे सबूत चाहिए था। तो वो हायरी को तस्वीर दिखाते हुए याद करने को कहता है, क्योंकि हायरी ने भी एयरपोर्ट पे उसे देखा था, पर हायरी को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज देखने का आइडिया देती है, लेकिन उन्हें फुटेज में कुछ नहीं मिलता, जिस पे सब इस बात को चा की गलतफहमी समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सीन्स उसी मशकूक आदमी जेरेमी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे एक लड़की चा की इन्फॉर्मेशन देती बताती है कि वो कोई एजेंट नहीं बस आम सा फाइटर है। साथ ही उसे वापस घर जाने का कहती है, क्योंकि अगर उसने मजीद सैमुअल के ऑर्डर्स न माने तो उसे नुकसान हो सकता है। अब सैमुअल कौन है ये तो आगे पता चलेगा, पर जेरेमी सैमुअल के ऑर्डर्स नजरअंदाज करते हुए चा वाले मसले को खत्म करने के लिए किसी को कॉल करता मदद मांगता है। सीन्स चा पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी आखिरी उम्मीद हायरी थी, इसलिए वो वापस उसके पास जाता है, जहाँ हायरी के पास गन देख के वो उसे भी टेररिस्ट समझता बांध के उसके घर की तलाशी लेने लगता है और उसे पता चलता है कि हायरी एक NIS एजेंट है, जिस पर वो अब हायरी पे ज्यादा भरोसा करते उसे इस केस को हल करने के लिए साथ देने का कहता है। जाके जाते ही हायरी अब सीरियस होकर इस केस पे काम करने लगती है। वहाँ सब इस फैसले के इंतजार में होते हैं कि मिनिस्ट्री अब किस कंपनी को अपना ऑर्डर देगी, जिस पर डायनामिक कंपनी का मालिक एडवर्ड अभी भी यही कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, पर जेसिका आग में घी डालते मीडिया को मजीद उसके खिलाफ कर देती है। सीन्स हायरी पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने बॉस के बजाय एजेंट गैंग को कॉल करते हुए प्लेन क्रैश वाले केस पे मदद मांगती है। एजेंट गैंग माइकल का अच्छा दोस्त था और उसी के केस पे काम कर रहा है। उसे लगता है कि माइकल ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है, और इसीलिए वो जेसिका से इन्वेस्टिगेशन भी करता है, पर जेसिका बात डालती वहाँ से निकल जाती है। सीन्स चा पे शिफ्ट होते हैं, जिसका वीडियोस वाला लैपटॉप कोई उठा के ले जाता है। चा उसे तो नहीं पकड़ पाता, पर उसे होटल के एक वेटर पे शक होता है, जिस पर उसे पकड़ते हुए सच उगलवाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पुलिस आके उल्टा उसे ही तबाही करने पे अरेस्ट करके ले जाती है। हायरी ने अपनी एक फ्रेंड को चा की वीडियोस भेज के उस आदमी की बातें सुनने को कहा था और उसे कुछ सबूत तो मिलते हैं, पर वो आदमी स्पेनिश में बोल रहा था। इससे पहले हायरी कुछ मजीद जान पाती उसे चा के अरेस्ट होने का पता चलता है, इसलिए वो उसे बचाने निकल जाती है। पीछे से जेरेमी उसके घर घुसते हुए उसके लैपटॉप से भी वीडियो निकाल लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वेटर को आजाद करते हुए चा को अरेस्ट करने का फैसला करती है, जिस पर चा अपनी जान की परवाह किए बगैर सबके सामने उस आदमी का सच लाने की कोशिश करता है, पर आखिर हायरी की वजह से उसे पीछे हटना ही पड़ता है, जिस पर हायरी ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए गैंग के बताए हुए एड्रेस पे कुछ डिटेल्स लेने जाती है, जहाँ उस साइंटिस्ट की रिसर्च और अपनी दोस्त के भेजे हुए सबूतों को जोड़ के हायरी को एहसास होता है कि जेरेमी और जहाज का एक पायलट किम मिल के इस मिशन पे काम कर रहे थे और ये वाकई प्लान था। सीन्स जेरेमी पे शिफ्ट होते हैं, जो जाके लैपटॉप एसिड से जला देता है। तभी उसे सैमुअल का मैसेज आता है कि वो
दुनिया के लिए मर चुका है, इससे मजीद तमाशा ना करे और वापस घर आ जाए। वहाँ चा का दोस्तों से जेल से तो छुड़वा लेता है, पर एक शॉप पे कोई चा पे जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें चा की जगह उसका दोस्त जख्मी हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल ले जाने पर चा को हायरी की कॉल आती है और उसे सबूत मिलने का बताती अपने घर जाती है, जहाँ उस पे कोई हमला कर देता है। पर वो इस बात से अनजान था कि हायरी एक एजेंट है। इसे हायरी उसे अच्छा सबक सिखाते हुए मास्क उतारने को कहती है, तो वो ही होटल का वेटर निकलता है जो किसी अनजान आदमी के कहने पर हायरी को मारने आया था। उसके फोन से हायरी को पता चलता है कि उसका बॉस चा का वही दोस्त है जिस वक्त हॉस्पिटल में है, जिस पर हायरी फौरन चा को से पकड़ने को कहती है, जो जख्मी हालत में ही इनसे बच के भाग रहा था। पर ये दोनों से पकड़ लेते हैं। फिर वो इन दोनों को कुछ भी सच बताए बगैर अपनी जान ले लेता है। वहीं पीछे से जेरेमी इन दोनों पे हमला कर देता है, जिसकी फायरिंग से बहुत चालाकी के साथ बचते हुए ये दोनों उस तक पहुँचने के लिए निकलते हैं। पर उससे पहले ही कुछ लोग वहाँ पहुँच के जेरेमी को अपने साथ ले जाते हैं। हायरी गैंग को कॉल करके सारे केस के बारे में बता देती है, जिस वक्त सीनियर्स के साथ मीटिंग में था। हायरी स्पीकर पे सबको सारी डिटेल बताते हुए उसकी दोस्त के पास मौजूद वीडियो देखने को कहती है, पर इससे पहले वो लोग वीडियो देख पाते कोई सिस्टम को हैक करते हुए वायरस छोड़ देता है। वहाँ जेसिका जहाज वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करने के लिए मिनिस्ट्री के लोगों की कमजोरियां ढूंढ के उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है। यहाँ तक एक मिनिस्ट्री के साथ तो रात तक गुजार लेती है। चा और हायरी वापस कोरिया आने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ सैमुएल, जो कि बहुत खतरनाक आदमी लगता है, उसके आदमी जेरेमी को मार डालते हैं और वो ये सब कैमरा पे देख रहा था। अब सैमुएल तो चा और हायरी की जान का दुश्मन है ही। वहाँ दूसरी तरफ जेसिका भी लिली नामी एजेंट को हायरी और चा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। वीडियो न मिलने पर NIS का हेड इस केस को यहीं रोकने के ऑर्डर्स दे देता है और किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। चा और हायरी जब कोरियन एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो लिली का आदमी चा को मारने की कोशिश करता है, पर चा हायरी की क्लासेस में उसका अक्स देख के उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन एक बार फिर कोई उसका यकीन नहीं करता और वो आदमी बच निकलता है। नेक्स्ट सीन में चा को एक रिपोर्टर मिलता है जो उसे बताता है कि उसे शक है कि इस क्रैश के पीछे जॉन एंड मार्क कंपनी है, क्योंकि डायनामिक का नाम खराब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को है। इसी बात का सबूत देने वो चा को अपने घर ले जाता है, फिर वो भी मारा जाता है। कातिल चा पे भी हमला करता है, पर जाहिर है हीरो को तो कुछ होना नहीं था, जिस पर चा हायरी और उसकी दोस्त की मदद से कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उनसे बच निकलता है। वहीं ये सब जब पुलिस के साथ वापस रिपोर्टर के घर पहुंचते हैं तो वहाँ से रिपोर्टर की लाश और CCTV फुटेज सब गायब हो चुका था। पुलिस तो इनका यकीन नहीं करती, पर हायरी चा का यकीन करती है, जिस पर इन्हें रिपोर्टर के घर से एक पेन के अंदर ड्राइव मिलती है, जो यकीनन वही सबूत था जो रिपोर्टर ने चा को देना था। उस ड्राइव में हायरी को उसी पायलट किम और उसके परिवार की डिटेल्स मिलती है जिस प्लेन क्रैश में मिला हुआ था। इन्हें ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं किम की पत्नी सांगनी इस सब में भी शामिल है। हायरी और चा डायनामिक के CEO एडवर्ड से जाके मिलते हैं और उसे सब के बारे में बताते हैं, जो जेसिका की ये हरकत जान के ज्यादा हैरान नजर नहीं आता, क्योंकि वो उसके शैतानी दिमाग से वाकिफ था। साथ ही ये भी बताता है कि एक बार पहले भी ऐसा हादसा हुआ था जिसमें जॉन एंड मार्क कंपनी ही मिली हुई थी, पर तभी उन्होंने सारे सबूत गायब कर दिए। यहाँ हायरी एडवर्ड से इस केस में पोर्चुगल आर्मी के शामिल होने की वजह जानने की कोशिश करती है, क्योंकि माइकल, जिसे शुरू के सीजन में जेसिका ने मरवाया था, वो एक पोर्चुगल आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर रह चुका है और उसे शक है कि वो इस हादसे के बारे में कुछ जानता था, इसलिए प्लेन क्रैश से एक दिन पहले मारा गया। लिली, जो दूर से इन सब पे नजर रखे हुई थी, उसकी अपनी दोस्त से बातों के दौरान हमें पता चलता है कि एडवर्ड भी कोई दूध का धुला नहीं है, बल्कि उसने भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए लिली को हायर करने की कोशिश की थी, पर लिली ने इनकार कर दिया। ऑफिस जाने पर हायरी अपने सीनियर जी से मिलती है, जिसे उसने कोरिया से जाने से पहले नशे की हालत में किस की थी और तब से अवॉइड कर रही थी, पर अब उन दोनों का सामना हो जाता है, इसलिए हायरी को माफी मांगनी पड़ती है। हायरी को जब पता चलता है कि प्लेन क्रैश वाला केस बंद हो गया है तो वो गुस्से में ऑफिस से निकल जाती है। सीन्स चा पे शिफ्ट होते हैं। जब अपने दोस्त के साथ कहीं जाने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार की ब्रेक्स फेल कर दी गई हैं, जो कि लिली का काम था, और वो उसे मरता हुआ देखने के लिए पीछा भी करती नजर आती है, पर जाके सॉल्व करने से पहले मर तो सकता नहीं था, इससे एक बार फिर जिंदा बच जाता है। जिसके बाद वो सीधा जेसिका के पास पहुंचता है, जिससे वो मुंह पे वार्न करता है कि जल्द वो उसका राज सामने ले आएगा। फिर वो रिपोर्टर्स के सामने जाते हुए सारा सच बताता है, पर जेसिका भी किसी से कम तो है नहीं। वो बड़े स्टाइल से सामने आते हुए कहती है कि अगर ये सच है और NIS के पास सबूत भी है तो NIS ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके इस बयान से NIS के ऑफिस में तरतली मच जाती है और हायरी को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। फिर भी वो बाज नहीं आती और रात में ऑफिस में घुसते हुए जमा हुए सबूत निकालने की कोशिश करने लगती है, पर सारा डेटा खत्म हो चुका था। वहीं हम देखते हैं कि जी हायरी पे नजर रखे हुए है, जो सामने आए बगैर हायरी की मदद करने लगा हुआ है। चा को जब पता चलता है कि हायरी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही तो दोनों में बहस हो जाती है, पर अगले ही दिन स्टोरी एक नया टर्न लेती है, जहाँ न्यूज में इसी केस पे बात चल रही होती है, जो देखते ही हायरी फौरन चा से मिलने निकलती है। सीन्स चा पे शिफ्ट होते हैं, जिस पर लिली हमला करती उसे अपने साथ ले जाती है, पर हायरी को चा के घर पहुँच के इस बात का अंदाजा हो जाता है, इससे वो चा को बचाने लिली के पीछे जाती है। उसका ऐसे करने पर चा होश में आता अपना बचाव करने लगता है। इस चक्कर में गाड़ी का पूरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और लिली एक बार फिर नाकामयाब हुई वहाँ से भाग निकलती है। ब्लू हाउस में सारे विक्टिम्स के परिवार की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है।
है, जहाँ जाके हायरी चा को प्रेसिडेंट के आगे सारा सच रखने को कहती है और सबूत के तौर पे अपनी और जी की रिकॉर्डिंग भी देती है। पर चा को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हीरो को कौन रोक सकता है। इससे चा बहुत ही स्टाइल से सारे सिक्योरिटी लोगों को चकमा देते हुए आखिर मीटिंग में पहुँच ही जाता है, जहाँ पहुँच के चा सारा सच प्रेसिडेंट को बता देता है और ये भी कि NIS के हेड ने इस केस को छुपाने की कोशिश की है। हायरी और जी का जमा किया हुआ सबूत भी दिखता है। फिर वो एक बार फिर पायलट किम की बीवी सैंग से सवाल करने लगता है, क्योंकि उनके पास उसके अकाउंट में आने वाली एक भारी अमाउंट का भी सबूत था। ये सब न्यूज में देख के जी बहुत खुश नजर आता है। सीन्स पायलट किम पे शिफ्ट होते हैं, जो ये सारी न्यूज किसी खुफिया जगह पे छुपा हुआ देख रहा था। प्रेसिडेंट चा से अकेले में मिलता है, जहाँ वो प्रेसिडेंट को इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना लेता है। वहाँ से गार्ड्स चा को एक सेफ जगह ले जाने निकल जाते हैं, क्योंकि अब सब जानते हैं कि चा की जिंदगी खतरे में है। और वहाँ हायरी के साथ कुछ और NIS एजेंट को उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया जाता है। NIS के एजेंट सैंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं, पर कुछ पता न चलने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ एक आदमी फिर चा पे हमला करने पहुँचता है, लेकिन चा और हायरी उसे मार डालते हैं। उस आदमी के फोन से कॉल करने पर उसका बॉस हायरी का NIS वाला बॉस एक निकलता है, जो उस वक्त जेसिका के साथ ही बैठा था। उन्हें धोखा देने के लिए चा और हायरी चा के मरने की झूठी फोटो भेज के उन्हें चकमा दे देते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सैंग के इतनी आसानी से आजाद होने के पीछे भी सिक का ही हाथ है। फिर जी और गैंग जो एक साथ मिल चुके थे और हायरी के इस केस में मदद कर रहे थे, वो सैंग के फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। हायरी गैंग की कॉल आने पर किसी को मिलने चली जाती है और उस कातिल की डेड बॉडी गैंग के पास ले जाने को कहती है। गैंग से मिलकर चा को पता चलता है कि सिक एक अनलाइकेबल नामी ग्रुप से मदद ले रहा है, जो नॉर्थ कोरिया की एक सीक्रेट टेररिस्ट एजेंसी है। सीन्स जी पे शिफ्ट होते हैं, जो न सिर्फ सैंग की पायलट किम के साथ कॉल पे बातें रिकॉर्ड कर लेता है, बल्कि उसे सबूत के साथ पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। जब वो सैंग को पुलिस स्टेशन ले जाते हुए कॉल पे गैंग को सब बता रहा होता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अनलाइकेबल का हेड डोसू सैंग को किडनैप करके ले जाता है, जो रास्ते में चा को जिंदा देख के अपने भेजे हुए आदमी के नंबर पे कॉल करता, चा से बात करता उसे धमकी देता है कि वो जल्द उसे मार डालेगा। चार गैंग जब जी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ सैंग तो नहीं मिलती, पर उसका फोन मिल जाता है, जिसका डोसू को नहीं पता था। गैंग हायरी को कॉल करके सिक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर्स देता है, जिसे ढूंढने हायरी क्लब में जाती है। तो उतनी देर में सिक को डोसू की कॉल आ जाती है, जो उसे चा के जिंदा होने का बता देता है और वो हायरी को चकमा देता वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस इसके पीछे तो जाती है, पर कोई उसे बचा के ले जाता है। इतने मुश्किल दिन के बाद हायरी और चा साथ डिनर करते नजर आते हैं, जहाँ नशे की हालत में हायरी चा को किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चा को वो रिपोर्टर जिंदा नजर आता है, जो उसे सबूत देते हुए मारा गया था। चा उसके पीछे तो जाता है, पर रश में उसे खो देता है, जहाँ उसे एडवर्ड मिलता है, जो इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करता है। सीन्स सिक पे शिफ्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी मदद करने वाली जेसिका है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि डोसू सिक को कॉल करके बता देता है कि सैंग जिस फोन से किम को कॉल करती थी वो NIS के पास है, जो सुनते ही जेसिका की हालत टाइट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड के सीक्रेटली NIS को भेजी गई बच्चे से यह साबित हो जाता है कि जेसिका इस हादसे के पीछे है, जिस पर गैंग उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अब NIS का हेड सिक की हरकत के बाद किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए गैंग को अलग ऑफिस देते हुए सीक्रेटली इस मिशन पे काम करने को कहता है, जहां इन्हें किम की लोकेशन का पता चल जाता है। जी और हायरी अपनी टीम के साथ मोरक्को किम को पकड़ने जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर जाने से पहले हायरी सब चा को बता देती है, जिस पर उससे रहा नहीं जाता और वो भी उनके पीछे मोरक्को के लिए निकल जाता है। अब मोरक्को में हायरी और उसकी टीम किम को ढूंढने लगी होती है और यहाँ कोरिया में गैंग जेसिका को अरेस्ट करके जेल ले आता है। जी और इसकी टीम किम को पकड़ने के लिए कुछ खास कर नहीं पा रही होती और मोरक्को की पुलिस को जेसिका खरीद चुकी थी, जिस पर हायरी और चा मिलकर किम को ढूंढने लगते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तब तक जी और इसकी टीम और तो और मोरक्को की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस न सिर्फ किम को बल्कि चा को भी अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। अब जैसे ही चीजें थोड़ी सही होने लगती हैं, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट NIS के हेड को ब्लैकमेल करके अपनी साइड पे कर लेता है और प्रेसिडेंट तक कोई खबर नहीं पहुँचने देता। सीन्स लिली और डोसू पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें अब साथ मिलकर काम करने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जी किम और चा को पुलिस से आजाद करवाते हुए अपने साथ एम्बेसी ले आता है, जहाँ किम से इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफी टाइम से ड्रग न लेने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये देखते हुए जी तो उसे फौरन आगे बढ़ के ड्रग देने लगता है, पर इसे चा रोकते हुए हायरी से उसे तरसा के सच निकलवाने को कहता है। हायरी के ऐसे करने पर अपनी जान की खातिर किम उन्हें बता देता है कि उसके पास माइकल इस डील के लिए आया था, जिसका सबूत उसके पास वीडियो के तौर पे है। अगले दिन ये सब किम को लेके कोरिया जाने के लिए
लिए निकलते हैं तो जी गुस्से में चा और हायरी को अलग गाड़ी में आने का कहता है, जिस पर वो दोनों पीछे रह जाते हैं। वहीं जी और उसकी टीम पे लिली और डोसू हमला कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें किम की टांग पे गोली भी लग जाती है। पर इससे पहले जी और किम को कुछ होता, हायरी और चा वहाँ पहुँचते हुए उन्हें बचाते निकल जाते हैं। पर किम को हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग उसे लिए सीधा एम्बेसी ही जाते हैं। वहाँ सीन्स कोरिया में शिफ्ट होते हैं, जहाँ NIS के हेड को अपनी तरफ करते हुए सिक न सिर्फ जेसिका को आजाद करवा लेता है, बल्कि गैंग को अरेस्ट करवाते हुए उसकी सीक्रेट टीम का हेड भी खुद बन जाता है। यहाँ किम की जान खतरे में थी, पर ये लोग नाव से बाहर ले जा सकते थे और न ही खुद जा सकते थे, इसलिए डॉक्टर से वीडियो कॉल करते हुए खुद ही उसका ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कामयाब तो हो जाते हैं। पर किम को खून की जरूरत थी, जो चा से मैच हो जाता है, जिस पर चा उसे अपना खून देते हुए बचा लेता है। अब जेसिका, सिक और प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट मिलकर नई प्लानिंग करने लगते हैं, जिसमें वो किम की बीवी जो अब तक डोसू की कैद में थी उसे सामने लाने का फैसला करते हैं। जेसिका से ब्लैकमेल करते हुए अपनी मर्जी का बयान देने के लिए मना लेती है। सीन्स जी पे शिफ्ट होते हैं, जिसका गैंग से राब्ता नहीं हो पा रहा होता, तो NIS का हेड उसे कॉल करता है, जो जल्द एक और टीम उनकी मदद के लिए भेजने का वादा करता है। पर सिक मदद की बजाय अपने खास आदमियों की टीम किम को मारने के लिए भेज देता है और फिर गैंग की खास टीम के लोगों को ब्लैकमेल करते हुए एक एक करते अपनी तरफ कर लेता है। पर ये असल में गैंग का ही प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि सिक अब ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी टीम को उसकी हर बात मानने के ऑर्डर्स दे दिए थे, ताकि वो उनके बीच में रह के उसकी चाल देख सके। वहाँ सांग मीडिया के सामने अपना बयान दे देती है, जिसमें वो सारा इल्जाम एडवर्ड पे लगा देती है। सिक की टीम मोरक्को तो पहुँच जाती है, पर गैंग अपने स्पेशल एजेंट की मदद से उसे ये खबर पहुँचा देता है, और उसी के बाद NIS का हेड जी को कॉल करके सिक की टीम के काम में मसला न करते हुए खामोशी से साइड पे बैठ के तमाशा देखने के ऑर्डर्स देता है। और यहाँ फिर से एक नई जंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक तरफ ये चार लोग किम को बचाने की कोशिश में लगे थे, और वहीं दूसरी तरफ सिक के एजेंट्स वेपन के साथ इनके पीछे पड़े थे। तभी हायरी को एडवर्ड की सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो उसे स्पेशल रूम में जाके 10 मिनट तक एजेंट से बच के जिंदा रहने का कहती है, जिसमें ये सब बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और फिर आखिर में टाइम पूरा होने पर सिक के एजेंट्स वहीं बेसमेंट में होल होने पर नीचे जा गिरते हैं, और जी आखिरी सांसें लेते हुए उन सब लोगों को मार डालता है। जिसके बाद वो चा और हायरी को एडवर्ड की टीम की मदद से किम को सही सलामत कोरिया लाने की जिम्मेदारी देते हुए गैंग के स्पेशल एजेंट का नंबर और कोड वेज बॉन्ड बताता है, जो मुश्किल आने पर वो मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुद NIS के हेड के ऑर्डर्स और वहाँ के हालात की वजह से अपने दोस्त के साथ वापस कोरिया के लिए निकल जाता है। एम्बेसी से निकल के चा और हायरी एडवर्ड की सेक्रेटरी के साथ भाग निकलते हैं। वहाँ से किम के बच निकलने का इल्जाम गैंग के ऊपर डालते हुए उसे जहर देता मार डालता है। एडवर्ड की सेक्रेटरी अपने हाथ पे बना कोई साइन दिखा के मोरक्को की पुलिस से भी बच निकलती है। वहाँ जो पुलिस वाला जेसिका की मदद कर रहा था उसे भी कोई मार डालता है। चा और हायरी अब शिप की मदद से कोरिया के लिए निकलते हैं, जहाँ अब इन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि इनका मुकाबला सिर्फ NIS या पुलिस से नहीं बल्कि कोरियन गवर्नमेंट से भी है, यानी इनके लिए ये जंग भी मजीद मुश्किल होने वाली है। वहाँ जी भी ऑर्डर्स फॉलो करते हुए चा और हायरी पे किम को किडनैप करने का इल्जाम डाल देता है, जबकि NIS सांग के बयान की वजह से एडवर्ड को अरेस्ट करके ले जाती है। हायरी और चा जी के दिए नंबर पे कॉल करते हैं, तो बात करने वाला गैंग निकलता है, यानी वो मरा नहीं था। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एडवर्ड ने जी को सिक का फोन हैक करके दिया था, और इसके सिक के हर मूव पे नजर थी, इसीलिए उसने गैंग को मरने से बचा लिया। अब गैंग अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजेंट्स के साथ मिलकर NIS की टीम को बेवकूफ बनाने लग जाता है, जिसमें चा और हायरी उन्हें वीडियो कॉल करते हुए ब्लैकमेल करते हैं, पर वो लोग उनकी लोकेशन भी पता नहीं कर पाते। उल्टा इनकी लाइव लोकेशन 10 जगह पे एक साथ शो होने लगती है। वहाँ जेसिका प्राइम मिनिस्टर के बीच डील फाइनल हो जाती है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट उसकी तरफ से जेसिका से मिलने वाली अमाउंट आधी उनके नाम करने को कहता है। यहाँ के मैंने बताता है कि वो माइकल से उसकी गर्लफ्रेंड की मदद से मिला था, जिसका उसने आज तक चेहरा नहीं देखा है। गैंग जी को क्विज की शक्ल में हायरी और चा के आने का टाइम और लोकेशन बता देता है। वहाँ हायरी की लास्ट वीडियो कॉल में उसके हाथ में पहनी घड़ी पे टाइम की मदद से सिक लोकेशन का पता लगा लेता है। वहाँ शिप में हमें चा और हायरी के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में जी किम को लेने चा और हायरी के पास तक पहुँच जाता है, जहाँ से इन लोगों ने उसे सीधा कोर्ट ले जाना था, पर सिक वहाँ पहुँच के उन लोगों पे हमला कर देता है। गैंग दूर से इनकी मदद करते हुए बहुत मुश्किल से ही पर इन्हें वहाँ से निकालने में मदद करता है, पर चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट उसे मनाते न सिर्फ NIS के लोगों को बल्कि कोरिया की सारी पुलिस को भी इनके पीछे लगा देता है। एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि चा हार गया, पर फिर उनका एक दोस्त उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता है और इन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग कोर्ट तक तो पहुँच जाते हैं, पर वहाँ लिली किम पे फायरिंग करने लगती है, जो देखते हुए सारे प्लेन क्रैश के विक्टिम्स की फैमिली किम को जैसे तैसे कवर करते कोर्ट के अंदर ही ले जाते हैं। वहाँ किम अपनी और माइकल की डील करते हुए वीडियो दिखा के ये साबित कर देता है कि प्लेन क्रैश के पीछे जेसिका ही थी। इंसाफ होने के बाद जब चा हायरी
के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हायरी को गोली लगी है, जिस पर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए मीडिया पे सबके सामने प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ देते हुए गलत लोगों को सजा देने का कहता है। यहाँ रिवील होता है कि प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। असल में इन सारी काली करतूतों के पीछे तो उसके असिस्टेंट का हाथ था, जिसके हाथ से प्राइम मिनिस्टर की जेसिका के साथ डील वाली वीडियो भी निकल जाती है। प्राइम मिनिस्टर सारा इल्जाम अपने असिस्टेंट और NIS के हेड पे डाल देता है, जिस पर उसका असिस्टेंट आत्महत्या कर लेता है। हायरी गोली लगने की वजह से चल नहीं पाती तो चार्ल्स का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जेसिका को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीन सैंग और किम पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जेल जाते हुए किम सैंग को कोई पेपर देता है और वो देख के सैंग खुश हो जाती है और जेल में जाके जेसिका को वहाँ देख के अपनी दोस्तों से बहुत मार पड़वाती है। वहीं किम को जेरेमी अपने साथ ले जाता है। जेसिका के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसने माइकल को नहीं मारा। ऊपर से सैंग भी जेल से आजाद होकर निकल जाती है, यानी अभी भी कोई बात है जो लोगों को नहीं पता, जिस पर सच पता करने के लिए जेसिका लिली को लगा देती है और फिर चा और हायरी को भी भुला के सच का पता लगाने को कहती है, क्योंकि सैमुअल का राज अभी भी बाकी है। वहाँ प्रेसिडेंट पलटी खाते हुए प्राइम मिनिस्टर को गंदा करते उसकी सीट लेने की कोशिश में लग जाता है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है। सीन्स जहाँ पे शिफ्ट होते हैं, जिसे सैंग मदद के लिए कॉल करती है क्योंकि कुछ लोग उसकी जान के पीछे थे। जब सैंग की बताई जगह पे पहुँचता है तो उसके सामने जेरेमी होता है और यहाँ हमें एक बार फिर एक कमाल फाइट देखने को मिलती है। बच्चा सैंग को नहीं बचा पाता, मरते मरते बस सैंग उसे सैमुअल के नाम और एक साइन बना के ही बता पाती है और आखिर चा को एहसास होता है कि ये वही साइन है जिसने जेरेमी की चेस्ट पे देखा था। जिसके बाद ये सब उस पे रिसर्च करने लग जाते हैं। चा को एहसास होता है कि प्राइम मिनिस्टर बेकसूर है, जिस पे वो उसकी मदद को जाता है पर प्राइम मिनिस्टर की ईगो आड़े आ जाती है और वो चा से मदद लेने से साफ इनकार कर देता है। और अगले ही सीन में प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट को प्रेसिडेंट खरीदते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिलवा के उसकी प्राइम मिनिस्टर की सीट अपने नाम कर लेता है, जिस पे पहले तो प्राइम मिनिस्टर खुद को मारने की कोशिश करता है पर फिर खुद को रोकते हुए चा को कॉल करता हर हाल में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और इसे यकीन दिलाता है कि जरूरत पड़ने पर चा उसके पास आ सकता है। वहाँ से चा एडवर्ड से मिलने निकलता है, जैसे सैमुअल को ढूंढने में मदद करने वाला था। फिर तभी उसे हायरी की कॉल आती है और वैसे माइकल की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा बताती है कि चा को एडवर्ड के असिस्टेंट पे शक होने लगता है, जिस पर वो एडवर्ड के पास जाके जानबूझ के उसके असिस्टेंट के हाथ पे चाय गिरा था उसका टैटू देख लेता है जो जेरेमी वाला ही था। और यहाँ रिवील होता है कि असल में एडवर्ड ही सारे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड सैमुअल है, जिसने न सिर्फ माइकल को मरवाया बल्कि प्लेन भी खुद ही क्रैश करवाया। एडवर्ड एक बड़ा और खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है जो दुनिया में बहुत सी जगहों को कंट्रोल कर रहा है और अब तक चा वो ही सब कर रहा था जो एडवर्ड चाहता था। पर अब जबकि चा उसका राज दुनिया के सामने ला रहा है तो एडवर्ड अपने इस खतरे को खत्म करने का फैसला करता है। जहाँ चा एडवर्ड को मारने लगता है तो एडवर्ड उससे दिखाता है कि कैसे उसके ऐसे करने पर उसके प्यारों को वो मार डालेगा, जिस पर चा रुक जाता है और एडवर्ड उसे कैदी बनाते हुए किम के साथ एक हट में जलने के लिए छोड़ देता है। हायरी चा की मौत से बुरी तरह टूट जाती है। पर फिर एक ट्विस्ट आता है जहाँ हमें पता चलता है कि चा जिंदा है क्योंकि उसे लिली और दूसो ने बचा लिया था। पर चा ने अपनी जिंदगी को राजी रखा था कि वो एडवर्ड से आसानी से बदला ले सके। वहाँ लिली जेसिका को कॉल करके काम से मना कर देती है क्योंकि वो चा से पैसे मिलने पर इसके लिए काम करने लगी थी जो चा ने उसे प्राइम मिनिस्टर की मदद से दिए थे। फिर उसे एडवर्ड के सैमुअल होने का बता देती है। अब सैमुअल का सच जेसिका से जानने के लिए हायरी अपनी टीम के साथ प्लान करती जेल में घुसती है, जहाँ जेसिका जेल से निकलते हुए उसे अपने साथ चल के टीम बनाने का कहती है ताकि वो एडवर्ड से चा की मौत का बदला ले सके। वहाँ चा लिली और दूसरों की मदद से एक बड़ी टेररिस्ट टीम का हिस्सा बन जाता है, जहाँ एक मिशन के दौरान उसका सामना जेरेमी से होता है, जैसे चा एक दर्दनाक मौत देता है। लास्ट सीन्स वो ही वीडियो के फर्स्ट सीन वाले होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए चा और हायरी खुद बुराई का हिस्सा बन चुके थे और इसी तरह चा को हायरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर वो अपनी महबूबा को कैसे मार सकता था, इसलिए अपने साथ मौजूद साथी को मार डालता है, जिस पे हायरी भाग निकलती है और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।